सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो से हम भाषा विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या है और मुख्य रूप से जो भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है उनके विषय में इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि भाषा से संबंधित जो सटीक अध्ययन किया जाता है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा जो है वो मानव की प्राचीनतम उपलब्धि है, क्योंकि जब मानव ने कुछ बोलना सीखा, जब वो थोड़ा सा आदिम अवस्था से निकला और कबीलों में रहने लगा, तो एक दूसरे से विचार व्यक्त करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता थी वो थी भाषा। थोड़े दिनों तक ठीक है, आप इशारों से काम कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको भाषा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह जिनके द्वारा अपने विचारों को मानव अभिव्यक्त करता है वो भाषा कहलाती है। और भाषा के विषय में जो अध्ययन करने वाला शास्त्र है, जो एक शाखा है, वो भाषा विज्ञान होती है। भाषा विज्ञान के विषय में जो अध्ययन है वो प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। जो प्राचीन ऋषि थे, प्राचीन मुनि थे, जैसे कि महर्षि पतंजलि हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, उसके अंतर्गत वो शब्द के विषय में लिखते हैं, भाषा के विषय में लिखते हैं। तो भाषा विज्ञान के रूप में भाषा का जो अध्ययन है वो काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, लेकिन भाषा के विषय में जो विचार थे वो बहुत पहले से अभिव्यक्त होते आ रहे थे। जैसे कि महर्षि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गलोके कामदुक् भवति, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थम आह। कि एक शब्द अगर सम्यक अच्छी प्रकार से जान लिया और सुप्रयुक्त कर दिया तो वो स्वर्गलोक में कामधेनु के समान होता है। जैसे स्वर्गलोक में कामधेनु होती है जो आपकी मनोवांछित सभी इच्छाओं को पूरा करती है, तो उसी प्रकार अगर आपने किसी शब्द को अच्छे से जाना और उसका सुप्रयोग किया तो वो आपके लिए कामधेनु के समान होता है। और दुष्टः शब्दः, दुष्ट शब्द का तात्पर्य है अगर आपने शब्द को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका सही तरीके से मतलब नहीं समझा और स्वर या वर्ण के रूप में उसका गलत प्रयोग कर दिया और मिथ्या प्रयोग हो गया तो वो जो अपने अभिधेय अर्थ है, अपना जो वाच्य अर्थ है उसको नहीं कहता, उसके अतिरिक्त अनर्थ ही हो जाता है। तो ये तो आपको भी सामान्यतः पता होगा कि शब्द की कितनी महिमा है, शब्द का सही शब्द का ज्ञान होना कितना आवश्यक है, एक श स में कितना अंतर आ जाता है। अगर हम किसी शब्द में तालव्य के स्थान पर दंते या दंते के स्थान पर तालव्य कर दें या वर्ण परिवर्तन कर दें तो कितना शब्दों का फेर हो जाता है। तो ये एक परंपरा थी जो चली आ रही थी प्राचीन काल से। महाभाष्य महर्षि पतंजलि ने शब्दानुशासन ही है वो, उसमें शब्द के विषय में ही विवेचना की गई है, तो आप उसे एक तरह से भाषा विज्ञान का प्रारंभ मान सकते हैं। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है बोलना या कहना। तो मानव द्वारा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा किसी भी समाज या वर्ग विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान या विनिमय करते हैं वो भाषा कहलाती है। यानी मानव ने अपना एक निश्चित बना लिया कि मुझे इसको ये बोलना है, इस तरह के ध्वनि, घड़े को घड़, इस तरह से। तो एक जो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई समाज या वर्ग विशेष विचारों का आदान प्रदान करता है वो भाषा कहलाती है। भाषा तत्वों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली जो इकाई है वो विज्ञान कहलाती है, भाषा विज्ञान कहलाती है। अंग्रेजी में इसके समानार्थक शब्द हैं वो लिंग्विस्टिक और फिलोलॉजी, ये अत्यधिक प्रचलित हैं। तो इनमें से जो फिलोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द फिल और लोगोस से बना है, जिसमें फिल का मतलब होता है वर्ड, शब्द, और लोगोस का मतलब होता है साइंस की, साइंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का विज्ञान। तो वो होता है भाषा विज्ञान। अब हम इसके विषय में अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, भाषा एक दिन में ही बन नहीं जाती, ना ही एक दिन में विकसित होती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। जैसी भाषा वैदिक काल में संस्कृत थी वो आज नहीं है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। और उस संस्कृत में ही हम कितना परिवर्तन देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं, उनका अध्ययन
तो ये सब चीज़ों के लिए भाषा विज्ञान की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम यहाँ पर भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारी भाषाएं संसार में हैं। वस्तुतः हम सटीक रूप से बता भी नहीं सकते कि कितनी भाषाएं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए पहली बात तो ये संभव नहीं है कि वो सभी भाषाओं को जाने और समझे। दूसरी बात, एक ही व्यक्ति पूरा जितना भी संसार है, विश्व है, उसमें घूमे और फिर हर क्षेत्र में जाकर ये देखे कि यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इस प्रकार की भी बातें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अनेक आधारों पर कुछ अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है कि जो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला है कि 2964 या 2764, कुछ इस तरह का आंकड़ा देते हैं, लेकिन वो एक अनुमान मात्र है अपने आप को विद्वान सिद्ध करने का कि भाई मैं इतना विद्वान हूँ कि मैंने सटीक आंकड़ा दिया। लेकिन आप भाषाओं के विषय में सटीक आंकड़ा नहीं दे सकते। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलित हैं। अब भाषाओं को पढ़ने के लिए, उनकी समानताओं को देखने के लिए, उनकी विषमताओं को देखने के लिए भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गों के अंतर्गत उनको बांटा जाता है और फिर भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भाषा विज्ञान का कार्य ये है कि कितनी भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण करना, भिन्न भिन्न आधारों पर उनको समूहों में बांटना, और उसके पश्चात फिर जो हमारी मुख्य भाषा है संस्कृत, जिसके विषय में हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो कौन से परिवार की भाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब अध्ययन करना। तो भाषाओं को वर्गीकृत करने के लिए, बांटने के लिए बहुत सारे आधार हैं। देश के आधार पर भी भाषाओं को बांटा जाता है। जैसे भारत देश के आधार पर भारत की भाषा, चीन की भाषा, जापान की भाषा, तो देश के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन वो जो वर्गीकरण है देश के आधार पर, वो बहुत ही अतर्कसंगत होता है और अनुचित होता है। क्योंकि पहली बात तो ये है, जैसे देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, तो ये संभव नहीं कि इतने बड़े क्षेत्र में एक ही भाषा बोली जाए। वो तो हम देखते भी हैं कि राजस्थान में ही कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे ही यूपी, एमपी, इनमें भी बहुत सारी भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। तो ये तर्कसंगत विभाजन है। देश के आधार पर भाषाओं का विभाजन नहीं किया जा सकता। किया गया है, लेकिन ये अनुचित है, इतना सटीक नहीं हो सकता। दूसरी बात देश के विषय में ये है कि जैसे भारतवासी हैं, यहाँ पर वो कोई भाषा बोल रहे हैं, अब वो जाकर विदेशों में बस गए, कनाडा बस गए, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है। तो इस तरह से जब लोग जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी भाषा यहीं छोड़ के जाएंगे और वहाँ जाते ही अरबी बोलना प्रारंभ कर दिया, वहाँ जाते ही इंग्लिश प्रारंभ कर दी। मातृभाषा व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है और वहाँ पर जब वो बोलते हैं तो धीरे धीरे उनके आसपास के क्षेत्र में भी वो भाषा फैलती है। तो देश के आधार पर भाषाओं को वर्गीकृत करना अतर्कसंगत है। इसी प्रकार धर्म के आधार पर भी भाषाओं को बांटने का प्रयास किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में बोली जाने वाली भाषाएं, मुस्लिम की भाषाएं, जैन भाषाएं, बौद्ध भाषाएं, लेकिन वो भी उचित विभाजन नहीं है। क्योंकि जब एक देश में, एक क्षेत्र विशेष में एक भाषा नहीं बोली जा सकती, तो फिर धर्म में किस तरह से, क्योंकि मुस्लिम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक देश में रहते हैं, एक स्थान पर हैं, पूरे संसार में मुस्लिम फैले हुए हैं, हिंदू फैले हुए हैं, तो सबकी एक जैसी भाषा हो, ये संभव नहीं है। तीसरा जो भाषाओं के वर्गीकरण का आधार है वो है आकृति। आकृति के आधार पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ण हैं उनमें, तो ये जो विभाजन है आकृति के आधार पर, इसको थोड़ा सा उचित माना जाता है, तर्कसंगत माना जाता है। ये जो आकृति के आधार पर वर्गीकरण है भाषाओं का, ये विकास क्रम को स्पष्ट करने में सहायक है कि कोई भाषा किस तरह से विकसित हुई है, उसकी आकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ध्वनियों में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उसको तर्कसंगत माना जाता है। और चौथा है इतिहास के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करना। इतिहास के आधार का तात्पर्य है पारिवारिक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि अफ्रीकी खंड की भाषाएं, भौगोलिक आधार पर भाषाओं का विभाजन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अब मुख्यतः जिन दो आधारों पर हमको भाषा के वर्गीकरण को पढ़ना है वो है आकृति मूलक वर्गीकरण और परिवार मूलक वर्गीकरण। इनसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इन वर्गीकरणों को इतना सरलता से ना लें कि ठीक है आप
पढ़े और आगे चल गए, आप इनको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और इनमें जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको भी याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम दो आधार पर, दो प्रकार से भाषाओं के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, आकृति मूलक वर्गीकरण और परिवार मूलक वर्गीकरण। इनमें से जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो शब्दों के आधार पर होता है, पदों के आधार पर होता है, रूप तत्व की समानता के आधार पर होता है, वाक्यों के आधार पर होता है। इसलिए इस आकृति मूलक वर्गीकरण को वाक्य मूलक वर्गीकरण भी कहा जाता है। रूपात्मक, पदात्मक इत्यादि नाम भी इसके प्रचलित हैं। तो अगर परीक्षा में कभी आकृति मूलक ना आकर वाक्य मूलक आ जाए या रूपात्मक वर्गीकरण आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये सब आकृति मूलक वर्गीकरण के ही नाम हैं। अब सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है भाषाओं का, वो आकृति मूलक वर्गीकरण होता है। अब शब्द और पदों की रचना के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो शब्द का हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है और किस प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है। शब्द निर्माण के लिए, शब्द निर्माण हेतु 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से 2 मुख्य तत्व हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व, और तीसरा उपसर्ग तत्व है। ये भी कभी कभी शब्द निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ये अन्य तत्वों में आता है क्योंकि ये इतना मुख्य नहीं है। उपसर्ग हर शब्द में हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उपसर्ग फिर भी शब्दों में होते हैं। तो शब्द निर्माण के लिए मुख्यतः 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। अर्थ तत्व क्या है? तो मूल जो शब्द होते हैं वो अर्थ तत्व कहलाते हैं, और शब्दों के साथ जो विभक्ति जैसे सुऔजस और प्रत्यय, तिप तस जी, या और भी जो प्रत्यय हैं जैसे त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, तो ये जो लगे होते हैं शब्दों के साथ, ये संबंध तत्व कहलाते हैं। चूंकि ये विभक्ति और प्रत्यय एक शब्द का दूसरे, ये जो मूल शब्द हैं इनका दूसरे मूल शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, विभक्ति के द्वारा ही संबंध होता है। जैसे रामः पठति या फिर कलमेन लिखति, तो कलम में, कलम जो मूल शब्द है उसमें जो तृतीया विभक्ति टा प्रत्यय लगकर एन इस प्रकार से हुआ है, तो उस टा रूप तत्व के द्वारा ही जो कलम मूल शब्द है उसका पठ मूल शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है, कलम से लिखता है। तो कलम और लिखने का जो संबंध है वो ये जो से है वो स्थापित करता है, इसलिए इनको संबंध तत्व कहते हैं। अब जैसे आप उदाहरण से समझिए, रामः पठति, ये एक वाक्य है, इसमें अर्थ तत्व कौन कौन से हैं? तो रामः में जो राम शब्द है मूल शब्द, और पठति में जो पठ धातु है, ये दोनों अर्थ तत्व के अंतर्गत आते हैं, ये मूल शब्द हैं इनके अंतर्गत। और इनमें जो संबंध तत्व है, जो रूप तत्व है, वो राम में तो है सु और पठति में है तिप प्रत्यय। तो आप समझ गए कि अर्थ तत्व क्या होता है, संबंध तत्व क्या होता है। अब ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण किया जाता है शब्दों के आधार पर होता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो वाक्य का विशेष महत्व होने के कारण ही ये जो वर्गीकरण है आकृति मूलक वर्गीकरण, इसको वाक्य मूलक वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले 3 प्रमुख विद्वान हुए हैं, 3 प्रमुख भाषा शास्त्री हैं। कौन कौन से? श्लेगल, जो आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को 2 वर्गों में बांटते हैं। दूसरे हैं वॉप, जो भाषाओं को 3 वर्गों में बांटते हैं। और चौथे हैं पॉट, ये भाषाओं को 4 वर्गों में बांटते हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। कई बार इनके संबंध में भी प्रश्न आ जाता है कि श्लेगल महोदय ने कितने वर्गों में भाषाओं को बांटा है, वॉप ने कितने में बांटा है, तो इनको आप याद रखिए। अब आकृति मूलक वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्या विभाजन है, इसके विषय में बात करते हैं। तो अब जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसमें ज़्यादातर जो भाषा शास्त्री हैं वो भाषाओं को 2 वर्गों में बांटते हैं और उन 2 खंडों के अंतर्गत फिर और वर्ग बना देते हैं। तो इस तरह से आकृति मूलक वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। तो कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है अयोगात्मक भाषाएं और दूसरी हैं योगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर जिन भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्वों में योग नहीं होता,
संबंध तत्व की या तो आवश्यकता ही नहीं होती और केवल स्थान क्रम से ही संबंध का पता चल जाता है, या फिर अगर अर्थ तत्व होता भी है तो उसका योग नहीं किया जाता संबंध तत्व से। तो इस वर्ग की जो भाषाएं हैं वो स्थान प्रधान होती हैं, क्योंकि इसमें शब्दों के स्थान बदल देने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसको एकाक्षर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें योग नहीं होता है। व्यास प्रधान भी कहा जाता है। व्यास का मतलब है मिलना नहीं, दूर दूर रहना। तो इसमें संबंध तत्व और अर्थ तत्व इस प्रकार की भाषाओं में मिलते नहीं हैं, तो इनको व्यास प्रधान भाषाएं कहा जाता है। वियोगात्मक भाषाएं कहा जाता है। निपात प्रधान कहा जाता है, क्योंकि जैसे संबंध तत्व के स्थान पर कहीं कहीं इनमें निपातों का भी प्रयोग कर लिया जाता है। और इनको धातु प्रधान कहा जाता है, क्योंकि इनमें संबंध तत्व की उतनी महत्ता नहीं है। जो मूल शब्द है उसी का स्थान परिवर्तन होकर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो अयोगात्मक भाषाएं हैं उनमें प्रकृतियां ही प्रधान होती हैं, प्रत्ययों का प्राय अभाव देखने को मिलता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण और प्रचलित उदाहरण है वो है चीनी भाषा। चीनी भाषा जो है वो अयोगात्मक भाषा है और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अयोगात्मक भाषा का उदाहरण है तो चीनी भाषा। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं, ये बताते हैं कि चीनी भाषा में स्थान जब बदल जाता है वर्णों का तो शब्द का मतलब भी बदल जाता है। जैसे अगर चीनी में तालेन बोलते हैं, तालेन, तो उसका मतलब होता है बड़ा आदमी। और अगर उसको लेनता, ले को पहले और ना इस तरह से इनका परिवर्तन कर दे और लेनता बोले तो उसका मतलब हो जाता है आदमी बड़ा है। इसी प्रकार और भी उदाहरण देते हैं। तो आप समझ गए होंगे जिन भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व में योग नहीं होता, बल्कि जो प्रत्येक शब्द है वो स्वयं ही अर्थ तत्व और संबंध तत्व को व्यक्त करने की शक्ति रखते हैं, स्थान परिवर्तन से ही उनके अर्थ बदल जाते हैं, इस प्रकार की भाषाएं अयोगात्मक भाषाएं होती हैं। दूसरी प्रकार की जो भाषाएं हैं, ज्यादातर जो भाषाएं समाहित होती हैं वो हैं योगात्मक भाषाएं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनमें जो अर्थ तत्व है और जो संबंध तत्व है, जो रूप तत्व है, उनमें योग होता है, वो मिले हुए होते हैं। तो संसार की अधिकतर जो भाषाएं हैं वो योगात्मक भाषाएं ही हैं। इनमें प्रकृति और प्रत्यय के योग से ही शब्दों की रचना होती है। अब इन योगात्मक भाषाओं को भी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो है प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक। अब इसके अंतर्गत भी विभाजन है कि ये पूर्ण प्रश्लिष्ट होती हैं, आंशिक प्रश्लिष्ट होती हैं। लेकिन सबसे पहले इनकी मूलतः बात करते हैं। जो समास प्रधान भाषाएं हैं वो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं होती हैं। इन भाषाओं में प्रकृति तत्व और प्रत्यय इस तरह से मिले होते हैं कि उनको अलग अलग करना बहुत ही कठिन होता है। इनमें संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि जो हैं उनका ऐसा योग बनता है कि एक बहुत बड़ा वाक्य, दीर्घ वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं समास प्रधान भाषाएं, वो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं होती हैं। इसके अंतर्गत अमेरिका की भाषाएं, मैक्सिको की भाषाएं, ग्रीनलैंड इत्यादि की भाषाएं आती हैं। अब इनको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक और आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक। जो पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं इनमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग इतना अधिक होता है, इतना पूर्ण रहता है कि पूरा वाक्य लगभग एक शब्द ही बन जाता है। और आंशिक प्रश्लिष्ट जो है उसमें पूर्ण प्रश्लिष्ट की तरह जो कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सबका समास नहीं होता। पूर्ण प्रश्लिष्ट में तो इन सब का समास होकर एक दीर्घ वाक्य बन जाता है। लेकिन जो आंशिक प्रश्लिष्ट है उसमें सर्वनाम और क्रिया का ही समास होता है। तो देखा जाए तो कोई भी भाषा जो है वो विशुद्ध रूप से आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक नहीं होती। केवल मात्र वाष्क एक भाषा है जिसको इसका उदाहरण माना जाता है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि प्रश्लिष्ट योगात्मक जो भाषाएं हैं वो समास प्रधान होती हैं। उनमें से एक पूर्ण प्रश्लिष्ट होती है जिनमें सभी तत्वों को मिलाकर एक दीर्घ वाक्य बन जाता है, वाक्य पूरा एक शब्द ही होता है। और दूसरी है आंशिक प्रश्लिष्ट जिसमें सर्वनाम और क्रिया जो हैं उनमें समास होता है। दूसरे प्रकार की जो भाषाएं हैं योगात्मक के अंतर्गत वो हैं अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं।
ये प्रत्यय प्रधान भाषाएं होती हैं। इनमें जो मिलन होता है अर्थ तत्व का और संबंध तत्व का, प्रकृति से जो प्रत्यय मिलता है, इनका संयोग तिल और तंडुल के योग के समान होता है। तिल और तंडुल का योग क्या है कि आप चावलों में तिल को मिला दीजिए तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि ये चावल है और ये तिल है। तो इसी प्रकार का जो योग है इन भाषाओं के अंतर्गत होता है, इसीलिए इनको अश्लिष्ट योगात्मक कहते हैं कि योग तो है लेकिन बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, अश्लिष्ट हैं। मिले हुए होने के बाद भी प्रकृति और प्रत्यय जो हैं वो दोनों स्पष्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसी भाषा में एक वाक्य में एक से अनेक प्रत्यय लगाकर भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं। ये भाषाएं भी फिर आगे 4 प्रकार से विभाजित होती हैं अश्लिष्ट योगात्मक। वो है पूर्व योगात्मक, पुरः प्रत्यय प्रधान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व योगात्मक जो प्रत्यय हैं उनको पहले लगाया जाता है, या आप ऐसा कह लीजिए प्रत्ययों के स्थान पर उपसर्ग होते हैं। अर्थात जैसे प्रकृति और प्रत्यय मिलाना है हमें, तो इनमें प्रत्यय को पहले लगाया जाता है। जैसे हम पठती में ती को बाद में न लगाकर पहले लगा दे, तो जहां पर पूर्व में योग होता है वो पूर्व योगात्मक भाषाएं होती हैं। इनके उदाहरण हैं जुलू और काफरी भाषा। दूसरे प्रकार की इनमें होती है मध्य योगात्मक या मध्य प्रत्यय प्रधान भाषा। इनके अंतर्गत प्राय जो शब्द हैं वो 2 अक्षरों के होते हैं और उनके मध्य में प्रत्यय जोड़कर मध्य योगात्मक भाषाओं को बनाया जाता है। इसमें जो संबंध तत्व है वो अर्थ तत्व के बीच में जोड़ा जाता है। इसका जो उदाहरण है वो है संथाली भाषा। तीसरी जो इसके अंतर्गत भाषाएं हैं वो है अंतः या परः प्रत्यय प्रधान। इसमें जो संबंध तत्व है वो बाद में जोड़ा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण उदाहरण है इस परिवार की भाषाओं के वो है अल्टाई, द्रविड़ इत्यादि भाषाएं। और चौथे प्रकार की जो है वो है आंशिक या पूर्वांत अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। इस वर्ग के अंतर्गत जो भाषाओं के अर्थ तत्व हैं उनके पूर्व और बाद दोनों तरफ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं उनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं पपुआई और न्यू गिनी जो द्वीप हैं उनकी भाषाएं। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, आपको ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है कि आप इनको सबको रटें। आपको बस इनमें अगर एक बार आपने अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा। प्रश्लिष्ट, प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हैं प्रकृष्टता को दिखाने के लिए, प्रगाढ़ता को दिखाने के लिए। तो जहां पर श्लिष्ट का मतलब चिपका, जहां पर अर्थ और संबंध तत्व जो पूरी तरह से चिपके होते हैं वो प्रश्लिष्ट योगात्मक होती हैं। अश्लिष्ट चिपके तो होते हैं लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं। और तीसरी जो है वो है श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक में संबंध तत्व को जोड़ने के कारण जो अर्थ तत्व वाले भाग हैं उनमें कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, परंतु संबंध तत्व की झलक अलग से प्रदर्शित होती है। श्लिष्ट योगात्मक जो भाषाएं हैं उनके वाक्यों में विभक्ति की प्रधानता होती है, इसलिए इनको विभक्ति प्रधान भाषा भी कहते हैं। तो जैसे आप संस्कृत ले लीजिए या आप हिंदी ले लीजिए, तो वहां पर जब प्रत्यय जोड़ते हैं, हम कोई प्रत्यय लगाते हैं किसी प्रकृति के साथ, या आप माने कि अर्थ तत्व के साथ, जब संबंध तत्व को जोड़ते हैं तो जो अर्थ तत्व है उसमें विकार हो जाता है। जैसे वेद में प्रत्यय लगाकर वैदिक बनता है, ऐतिहासिक, नैतिक, भौगोलिक। तो जो मूल शब्द हैं, जो अर्थ तत्व है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। इस वर्ग की जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी आदि महत्वपूर्ण भाषाएं आती हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है श्लिष्ट योगात्मक। तो इसके विषय में आप स्पेशली याद रखिए, संस्कृत जो भाषा है वो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इस श्लिष्ट योगात्मक भाषा को भी 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। अंतर्मुखी का तात्पर्य है जिसमें प्रत्यय या जो विभक्ति है या जो संबंध तत्व है वो प्रकृति के अंदर बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है प्रकृति के अंतर्गत। वो भाषाएं अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। इन भाषाओं में प्रकृति प्राय व्यंजन तथा प्रत्यय प्राय स्वर होते हैं। तो जो स्वर हैं वो व्यंजनों में घुल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की भाषाएं होती हैं अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। और इनका जो उदाहरण है वो है हेमेटिक और सेमेटिक भाषाएं। अब इन अंतर्मुखी को भी 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, संयोगात्मक भाषा और वियोगात्मक भाषा। तो संयोगात्मक
का जो उदाहरण है वो है अरबी, और वियोगात्मक का उदाहरण है हिब्रू। तो आप इन उदाहरणों को भी देखिए, आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। एक बार में आप इनने इसको समझ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप इसको रिवीजन करते रहिए बीच बीच में, तो आप भूलेंगे नहीं कि जो अरबी है वो श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा है। इसी प्रकार जो अंतर्मुखी का दूसरा प्रकार है वियोगात्मक, उसका उदाहरण है हिब्रू। श्लिष्ट का ही दूसरा प्रकार है बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, जिन भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग के बाद आते हैं। जैसे जैसे संस्कृत जो है, जहां पर अलग दिखते हैं, जैसे गच्छ धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं तो गच्छन्ति इस प्रकार से बनता है। तो इनमें जो संबंध तत्व है जो बाहर की तरफ पीछे जुड़ता है और अलग दिखाई देता है, तो भारूपीय भाषा परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे संस्कृत है, आप संस्कृत का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लैटिन है, ग्रीक है, ये सभी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब इस बहिर्मुखी को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, अंतर्मुखी के समान ही, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो संयोगात्मक में तो आती हैं ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता, जिनमें संयोग हो जाता है प्रकृति और प्रत्यय का। और वियोगात्मक है अंग्रेजी, हिंदी, बंगला आदि जो भाषाएं हैं वो वियोगात्मक होती हैं। अब यहाँ पर मैंने ये श्लिष्ट योगात्मक जो है इनका अलग से एक चार्ट बना दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इस तरह की जो भाषाएं हैं, भारूपीय भाषा परिवार, वो इसके अंतर्गत ही आता है। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपकी सुविधा के लिए ये मैंने अलग से भी बना दिया है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं वीडियो को देखकर तो आप यहाँ से बना सकते हैं कि श्लिष्ट योगात्मक दो भागों में विभाजित है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और फिर वो भी दो दो भागों में विभाजित है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो अंतर्मुखी संयोगात्मक का उदाहरण है अरबी भाषा, और अंतर्मुखी वियोगात्मक श्लिष्ट योगात्मक भाषा का उदाहरण है हिब्रू। ऐसे ही संयोगात्मक बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक के जो उदाहरण हैं वो हैं ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता, और वियोगात्मक के उदाहरण हैं अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला आदि। तो आप इनके उदाहरण भी स्पेशली याद रखिए, क्योंकि यहाँ से उदाहरणों से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। भारूपीय भाषा परिवार जो है वो आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के अंतर्गत। अब आकृति मूलक वर्गीकरण के पश्चात परिवार मूलक वर्गीकरण की भी थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। हालांकि जो ज़्यादातर प्रश्न हैं वो आकृति मूलक वर्गीकरण से ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो परिवार मूलक वर्गीकरण है वो भी तर्कसंगत है, उचित रूप से किया गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से किया गया है कि कौन से भौगोलिक खंड में कौन सी भाषाओं की उत्पत्ति हुई, उसके आधार पर परिवारों में भाषाओं को बांटा गया है। इस वर्गीकरण के दो आधार हैं, भाषिक साम्य और स्थानिक साम्य। भाषाओं में जो ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ की समानता है उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और स्थान के आधार पर जो समानता है उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो भौगोलिक खंड के आधार पर ये जो परिवार मूलक वर्गीकरण है उसमें 4 वर्ग बनाए गए हैं, अमेरिका खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागर खंड और यूरेशिया खंड। इनमें से जो अमेरिका खंड है उसको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी अमेरिका परिवार, दक्षिणी अमेरिका परिवार। अफ्रीका में फिर बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बुशमैन, बांटू, सूडान, हेमेटिक, सेमेटिक, तो इस प्रकार से हमें अफ्रीका खंड की भाषाओं का विभाजन किया जाता है। प्रशांत महासागर खंड के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में बोली जाती हैं, जैसे मलयन है, मलेनेशियाई है, पॉलिनेशियाई है, पापुआई है, ऑस्ट्रेलियाई है। तो ये जो प्रशांत महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो प्रशांत महासागर खंड के अंतर्गत आती है। और चौथा है यूरेशिया खंड। इस खंड की भाषाएं जो हैं विश्व की संपन्न भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अब ये तो देखिए, हो सकता है आती होंगी, क्योंकि मैं तो इतनी भाषाविद नहीं कि मुझे सारी भाषाओं का ज्ञान है तो मैं बता सकूं कि सच में ही सबसे संपन्न है या नहीं है। लेकिन एक ये सामान्य धारणा है कि जो भारतीय
भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी भाषाओं को विभाजित कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, तो ये मानव का एक स्वभाव है कि वो जिस चीज को अनुसरण करता है, जो उसकी जिसको मानता है उसको सबसे अच्छी बताता है, बेस्ट, कि भारत बेस्ट है, भारतीय यही कहेंगे, भारत की भाषा सबसे अच्छी है। तो जो ये वर्गीकरण है इसके अंतर्गत ऐसा कहते हैं कि यूरेशिया खंड की भाषाएं विश्व की संपन्न भाषाएं हैं और संसार के प्राचीनतम साहित्य की कुंजी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेद हैं, क्योंकि भारतीय भाषा भी इसके अंतर्गत आती हैं, तो वेद को वैसे भी प्राचीनतम संसार का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो यूरेशिया खंड है ये संसार के प्राचीनतम साहित्य की कुंजी है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिवार आते हैं यूरेशिया खंड में वो हैं सेमेटिक परिवार, काकेशस परिवार, यूराल अल्टाई परिवार। जो यूरोप और एशिया का जितना एरिया है, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर कभी भूगोल विषय के रूप में रहा है तो भी आपने पढ़ा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि यूरेशिया वो जो है यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है। तो यूराल अल्टाई परिवार की भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, चीनी परिवार की भाषाएं आती हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं आती हैं, ऑस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाएं आती हैं, और जो भारोपीय परिवार है, जो भारत की जो भाषा है, भारोपीय, भारत और यूरोपीय, जहाँ से ईरानी और ये सब भाषाएं निकली हैं, ग्रीक, इटैलिक, आर्य या हिंदी भाषा, तो ये सब इसी यूरेशियाई खंड के अंतर्गत आती हैं। तो ये वर्गीकरण है एक तरह से जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप नाम से भी, मैं तो ये चाहूँगी कि आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप एक बार थोड़ा मैप लेकर बैठ जाएं, मानचित्र, और उसमें देखें कि अमेरिका खंड क्या क्या है। वो आप जब मानचित्र देखेंगे तो उसमें प्लेट्स का एक थ्योरी आती है, वहाँ पर प्लेट विवर्तनी की, तो उसमें प्लेट्स के जो बताए गए हैं ये अमेरिकन प्लेट है, तो आप लगभग उसी आधार पर क्षेत्र उसमें देख सकते हैं कि अमेरिकन खंड यहाँ पर है, इस प्रकार की ये भाषाएं हैं। वैसे इसके अंतर्गत ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता। परिवार मूलक जो वर्गीकरण है इसमें अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो यूरेशियाई खंड से या फिर भारोपीय भाषा कौन से के अंतर्गत आती है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप इनको सामान्य रूप से भी समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप सच में ही रुचि रखते हैं तो आप मैप से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। लेकिन जो मूलतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो आकृति मूलक वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। तो ये हमने एक भाषा के सामान्य परिचय को पढ़ा है कि क्या भाषा है, क्या भाषा विज्ञान है, किस तरह से क्या अध्ययन किया जाता है, क्या क्या होता है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत और जो विषय हैं उनको हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसको दबाने से आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।